हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पे। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमने हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे प्रैक्टिस सेट ए में, इसके बाद सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट बी में, और इस समय जो सीरीज़ चल रही है वो प्रैक्टिस सेट सी की चल रही है। तो हम इसमें कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 25 क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ सॉल्व करने के लिए, और उसका सलूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो ये सभी को पता है, सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल था वो था त्रिभुजाकार आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त किस आकार की मुद्राएं मेसोपोटामिया से सुदृढ़ संबंध स्थापित करती है? तो किस प्रकार के आकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं मेसोपोटामिया, जो कि मेसोपोटामिया की थी? तो ये जो था वो था बेलनाकार। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसको सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है द्रविड़ को। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई, तो किस सन में, किस ईयर में प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चनहूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी? तो खोजकर्ता कौन थे चनहूदड़ों के? तो ये थे एन.जी. मजुमदार। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य कराया था, तो किसने कराया था? तो ये करने वाले थे वाई.डी. शर्मा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था? तो ऐसा कथन देने वाले थे, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, यानी व्हीलर और गार्डनर दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और बी दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो अश्व होने का साक्ष्य है ये आप डिफरेंट बुक में डिफरेंट पाएंगे, क्योंकि इसके साक्ष्य बाद के टाइम में फिर मिलने लगे। पहले तो कहा जाता था अश्व का साक्ष्य मिला ही नहीं है, लेकिन बाद के टाइम में फिर अश्व के साक्ष्य भी मिलने लगे हैं। तो अश्व के साक्ष्य वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये प्राप्त हुआ है लोथल और सुरकोटड़ा से, लोथल और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हल चलाने का जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो मिलता है कालीबंगा से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब में
हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं रहमान डेरी से, सराय खोला से और जलीलपुर, इन सभी से। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटा बांट का वजन है। तो जो सबसे छोटा बांट का वजन पाया गया है सिंधु सभ्यता के उत्खनन में वो हो जाएगा 13.64। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात प्रदेश में जो स्थित है पुरा स्थल वो है भोगतार। क्वेश्चन नंबर 13। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटला की सर्वप्रथम खोज की थी। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो ये खोज हुई थी जगपति जोशी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था। तो इसका जो घेरा था वो था 5 किलोमीटर के घेरे में मोहनजोदाड़ो नगर बसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। तो कौन साम्यता रखता है हड़प्पा सभ्यता से? तो ये रखता है द्राविड़ लिपि। क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया। तो किस ईयर में धौलावीरा प्रकाश में आया है? तो ये आया है 1990 से 91 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधुवासी सीसा का आयात कराते थे। तो ये आयात होता था दक्षिण भारत से। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतसी स्थित है। तो कुंतसी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मातृ देवी की उपासना वे करते थे। बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। तो बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। सुरकोटड़ा ये स्थित नहीं है, बाकी सभी स्थित है, जैसे कि बालाकोट, सोतका कोह और सुतका जेंडोर। तो ये सभी बलूचिस्तान में स्थित है। केवल सुरकोटड़ा ये बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा को बताया है? तो मलेरिया को बताया है तो ये थे KUR कैनेडी। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुख्य नाली का आकार। तो ये आकार था 12 इंच गहरा, 9 इंच चौड़ा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सीधे सत्य कथन पे ही हम चलेंगे। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसकी प्रमुख विशेषता यही थी कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके बाद जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता वो एक ग्रामीण सभ्यता हमें दिखती है। तो एक शहरी सभ्यता के बाद अचानक एक ग्रामीण सभ्यता का आना बहुत ही आश्चर्य की बात थी। क्वेश्चन नंबर 24। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण का प्रयोग किया जाता था।
तो भवनों का जो निर्माण किया जाता था वो किया जाता था पक्की ईंटों का प्रयोग करके भवनों का निर्माण किया जाता था। ये इसकी प्रमुख विशेषता भी रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों की चौड़ाई थी, तो इनकी गलियों की जो चौड़ाई रखी गई थी वो 3 फुट की थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल दिए थे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हमें सॉल्व करना था। भारत में प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियों को किन मृद भांडों के साथ संबद्ध किया जाता है? तो संबद्ध किया जाता है किनके साथ? तो ये संबद्ध होता है चित्रित धूसर मृद भांड से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस सौर्य मंडलीय देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? तो गायत्री मंत्र का संबोधन किसके साथ किया गया है? तो ये किया गया है सविष्ट। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध दासराग युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था, ये किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था भारत जनों के राजा सुदास और दास राज्य यानी 10 राजाओं का जो संयुक्त सेना था उनके मध्य में। सुदास और जो 10 राजाओं का संयुक्त सेना थी उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्यतः स्वरूप क्या था? तो जो सामान्यतः स्वरूप देखा जाता है वैदिक काल में खासकर, तो वो था राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैदिक समाज में राजपद या राजत्व के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण हमारे सामने आता है वह था युद्ध का भय। वैदिक समाज में राजपद या राजत्व के विकास का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर एक युद्ध का भय, और जैसा कि आपने पवन आंसर दिया है मुझे, समाज की पैतृक व्यवस्था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो बी हो रहा है, युद्ध का भय। और पवन थैंक्स आंसर कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्व वैदिक काल के राजाओं के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं हो रहा है, सीधे हम जो नहीं हो रहा है उसी पे चलेंगे। ऑप्शन डी, धार्मिक व्यवस्था में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ये पूर्व वैदिक काल के राजाओं के बारे में कथन दिए गए हैं, तो धार्मिक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी ऐसा नहीं है। और बाकी जो करेक्ट है उन्हें भी एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं। तो ए कहता है राजा मुख्यतः एक सेना नायक था जो गायों के लिए युद्ध लड़ता था, ना कि राज्यों के लिए। बात सही है। बी है वह अपनी जनजाति यानी जन पर शासन करता था, प्रदेश पर नहीं। ये भी सही है। और नंबर सी कहता है संभवतः वह अपना पद जनता की इच्छा से प्राप्त करता था, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्ति किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्ति जो पाया जाता है ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए जो कि सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण में विष्णु भक्तों को कहा जाता था, यानी कि क्या कहते थे विष्णु भक्तों को? तो विष्णु भक्तों को कहा जाता था अलवर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता है। दुहिता है, और यहाँ पे जो दुहिता का शब्द का अर्थ पूछा गया है क्या होता है? तो ये शब्द का जो अर्थ है गाय का दोहन करने वाली एक ऑप्शन है,
दूसरा माता पिता के लिए अभिशाप। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा? पुत्री को दुहिता कहा गया ऋग्वेद में, तो ये ऑप्शन ए ही होगा, गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित देवताओं को उनके वास्तविक पद, स्थिति अथवा कार्यों के साथ मिलाइए। तो यहाँ पे देवता दिए गए हैं और फिर इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि किनसे क्या संबंधित है। तो कौन से देवता किनसे संबंधित हैं? तो इसमें हमारा जो हो जाएगा पुसन। पुसन को हम करेंगे विवाह के देवता से, नंबर 4 से। सविष्ट, सविष्ट को हम करेंगे प्रकाश के देवता से। आदिति, आदिति को करेंगे सूर्य की माता से। और दयोस हो जाएगा स्वर्ग का देवता और सूर्य के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। भागवत धर्म का संस्कृत में कौन सा ग्रंथ महान है? भागवत धर्म का पूछ रहा है, कौन सा ग्रंथ सबसे महान है तो और प्रसिद्ध भी है जहां तक है, श्रीमद् भगवत। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। वैदिक काल में राजा किन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था? उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था रत्निन। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, तो यहाँ पे जो कथन कहता है ऋग्वैदिक आर्य पुनर्जन्म को मानते थे। करेक्ट है, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और कारण दे रहा है ऋग्वेद के नासदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का विवरण है। ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ए, पी और आर दोनों ही सही है और सही व्याख्या दे रहा है। एक मिनट, ये सही व्याख्या दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन ही आ गया है, तो देख लेते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे कथन कहता है उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड विशिष्टता रखते हैं। करेक्ट है, इनकी अपनी अलग विशेषता थी। फिर अदिति प्रकाश की देवी हैं, ये गलत हो रहा है। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो हमारा जो उत्तर इसमें बन जाएगा पी सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और यहाँ पे सम्मिलित करने का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये 2 पेजेस पे क्वेश्चन हो गया है। तो 2 पेज पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। सांख्य, ऑप्शन ए दे रहा है सांख्य। तो सांख्य के कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे कपिल। सांख्य के हम लिख देते हैं यहाँ पे ए, ये हो जाएंगे कपिल। इसके बाद देखते हैं दूसरा, फिर देखते हैं बी नंबर पे दे रहा है वैशेषिक। तो वैशेषिक को हम करेंगे तो इसके हो जाएंगे कर्णाद। यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। फिर नेक्स्ट आ जाता है न्याय। न्याय को हम करेंगे तो इससे करेंगे हम गौतम से, तो यहाँ हम लिख देंगे सी। फिर एक लास्ट ही बचता है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा को हम कहाँ करेंगे? यहाँ पे डी, जैमिनी से। तो इस तरह से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दूध में पकाकर बनाया जाने वाला पदार्थ था। तो दूध में डालकर बनाया जाने वाला, पकाया जाने वाला पदार्थ कहलाता था औदन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गौविक वर्तन था। तो गौविक वर्तन क्या होता था? गौविक वर्तन ये बोलते थे वन निरीक्षक को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे दिया हुआ है सूची, वाय और कुलाल, पुतिका और विदत। तो इनको आपस में हमें मैचिंग करना है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। सबसे पहले आ जाता है वाय। वाय हो जाएगा जुलाहा से। इसके बाद कुलाल, कुलाल को हम करेंगे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। पुतिका, पुतिका को हम करेंगे पेय पदार्थ से। और विदत को करेंगे जनसभा से। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वाय, वाय को करेंगे जुलाहा, फिर कुलाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, पुतिका, पुतिका करेंगे पेय पदार्थ से और विदत करेंगे जनसभा से। क्वेश्चन नंबर 44 और यहाँ पे भी सम्मिलित करने का क्वेश्चन आ गया है। समिति, समिति हम कहाँ पे करेंगे? ईशान से। और लागन, लागन करेंगे हल से। करीश, करीश करेंगे गोबर की खाद से। और कीनाश हल वाह से। समिति ईशान, लागल ये हो जाएगा हल, करीश गोबर की खाद और कीनाश हल वाह। चारों आश्रमों का उल्लेख है। तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है जबालो उपनिषद से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। वैशेषिक का, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कर्णाद। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित कहलाता था। तो यजुर्वेद संहिता के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये था अध्यवर्यु। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अग्नि देवता, अग्नि देवता, अग्नि देवता था, अग्नि देवता क्या था? तो पृथ्वी के देवता थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ज्योतिषी की सर्वाधिक प्राचीन रचना है। तो ये है वेदांग ज्योतिषी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार का कुल। तो यहाँ हमने कुल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं कि आपको आपके जो क्वेश्चन हैं, आपको जो मैं देने वाली हूँ वर्क उसके, तो इसमें चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ऑप्शंस आप खुद स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं केवल क्वेश्चंस ही पढ़ूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी अभी इस सीरीज में कर चुके हैं, तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। तो संलेखना से क्या तात्पर्य है? एक तरह का उपवास था। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि अभी दिसंबर के नेट में ये क्वेश्चन आया भी था। तो इसका आंसर आप दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शंस में से चूज करके आप बता सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शून्यवाद के प्रवर्तक थे। तो शून्यवाद के कौन प्रवर्तक थे? ऑप्शंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? 11, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की किसने स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 12, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस इतिहासकार ने लिखा था
लिखा है कि अधिकृत भारतीय क्षेत्र ईरानी शासक दरियावाहु प्रथम का 20वां प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। वितस्ता का युद्ध चर्चित है, तो किस लिए इसका युद्ध चर्चित है? एक मिनट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित वह कौन सा संप्रदाय था जिसने कर्म के सिद्धांत का इस आधार पर विरोध किया कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है? फिर क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? क्वेश्चन नंबर 17। बुद्ध की ग्रह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिए, भले आपके उत्तर गलत हों तो कमेंट करेंगे तो, और क्वेश्चंस जितने सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो कमेंट करके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अंग नहीं है? निम्न में से कौन यानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में हीनयान था? निम्नलिखित किस लेखक को मिलिंद पन्नों का रचनाकार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। अश्वघोष की निम्न में से किस रचना को संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन नाट्य ग्रंथ माना जाता है? फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्वान भारत में तिब्बत नहीं गया? नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया? तो यहाँ पे 24 हो रहे हैं। 24 क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद आ जाते हैं 25 पे। ईसवी संवत से पूर्व मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र, तो सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा था? तो यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं। कुछ 25 यहाँ पे क्वेश्चन आपके हो गए हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं और इसके उत्तर जो आपको मिलेंगे वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हैं हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अभी सीरीज़ चल रही है प्राचीन इतिहास की प्रैक्टिस सेट सीट की, इसका भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये पूरा बंच आपको एक साथ मिल जाएगा। इसके अलावा अदर वीडियोस भी अवेलेबल हैं। हिस्ट्री की डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर अगर सॉल्व करना चाहते हैं, सीटेट का करना चाहते हैं और टीजीटी पीजीटी का करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उससे संबंधित कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा। मैं प्रेफरेंस करूंगी इवनिंग की क्लास के लिए, तो आप अपने अपने सजेशन ज़रूर छोड़ें और उम्मीद है आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा कुछ आपके कमेंट आए हैं, वो कमेंट भी हम देख लेते हैं और उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपके ये कमेंट रहे। पवन आपने ढेर सारे मुझे ये भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, थैंक्स। और यहाँ हम देख लेते हैं मैम पीजीटी का फॉर्म कब आएगा? शिवा सिंह की तरफ से भेजा गया है ये कमेंट। तो पीजीटी का फॉर्म अभी आने की उम्मीद कम है, क्योंकि अभी अगर आप यूपी पीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी की बात कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड से मैं बता रही हूँ कि अभी उसके एग्ज़ाम के ही रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुए हैं, अतः अभी इसके फॉर्म्स आने में समय लगेगा। तो जो एग्ज़ाम हुए हैं वो ही क्लियर नहीं हो पाए हैं, उसके रिज़ल्ट नहीं आ पाए हैं। जैसा कि सोशल साइंस में प्रॉब्लम आई थी, पेपर लीक हो गए थे, जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। तो अभी तो फॉर्म नया आना अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ समय लगेगा। फिर मैम पीएचडी या एमफिल कहाँ से किया जाए बताएं? तो ये चौधरी जी की तरफ से आया है। तो ये मैं बता दूं कि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में इस समय जो पीएचडी और एमफिल के लिए चल रहा है प्रोसेस। मुझे वीडियो बनाने का अगर समय मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो आपको ला दूंगी, लेकिन
अभी मैं ओवरली आपको बता दूं, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, फिर पांडिचेरी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इन 4 जगह अभी एडमिशन चल रहे हैं पीएचडी के लिए। यहाँ पर आपके अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो एमए में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप अदर कैटेगरी में यानी कि रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 50% एमए में मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसके लिए फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, आप ये साइट खोलकर देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन 4 जगह अभी काम चल रहा है। तो आप इनकी साइट खोलकर यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको पीएचडी एमफिल करने की इच्छा है तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।